नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे दें जो कि फरीदाबाद से आ रही है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। क्लर्क योगेश 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत इसने ली थी। फरीदाबाद का यह मामला है। नगर निगम बताया जा रहा है कि नगर निगम की ओर से जो तोड़फोड़ की जा रही थी उसकी एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। 1 लाख रुपए रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार हुआ है। नगर निगम तोड़फोड़ विभाग का ये क्लर्क जिसको गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। विजिलेंस टीम अब इस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते एक क्लर्क को गिरफ्तार किया है। नगर निगम तोड़फोड़ विभाग का ये क्लर्क बताया जा रहा है। क्लर्क योगेश 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। विजिलेंस टीम मामले की जांच कर रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की तारीफ की है। जेपी दलाल ने कहा है कि सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो अग्निपथ योजना लाई गई है ये एक अच्छा कदम है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप ये ऐसे देश हैं जहां ये पहले से कानून है। जेपी दलाल ने कहा कि मान लें कि अगर 25,000 की जरूरत है तो 4 गुना ज्यादा को भर्ती करेंगे। इन युवाओं को ट्रेनिंग देंगे, शिक्षित भी करेंगे। युवा जब पढ़ लिख कर बाहर आएंगे उनका पुलिस या बीएसएफ में समायोजन हो जाएगा। जेपी दलाल ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने भी कहा कि ऐसे युवाओं को पूरा सम्मान मिलेगा। फौज से निकाले हुए कहने के संदेह के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि ये निकाले हुए लोग नहीं होंगे। 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते और सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। इससे युवाओं का रहन सहन समेत इंसेंटिव मिलेगा। युवा सेना में रहेंगे तो कामयाब भी होंगे। पुलिस और पैरामिलिट्री में भी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं धान की फसल को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कहा है कि माइक्रो इरिगेशन में 70% सब्सिडी हमने दी है। बहुत सारे देशों, विकसित देशों में, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, इस तरह की योजना वहाँ पहले से ही है। आज मान लीजिए कि हमारी सेना को 25,000 बच्चों की जरूरत है तो हम उसकी बजाय 4 गुना बच्चों को सेना में भर्ती देंगे। उनको अच्छा मानदेय भी देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको शिक्षित भी करेंगे और जितनी ज़रूरत सेना में होगी वो सेना में रखेंगे रेगुलर तौर पर। और जो 4 साल के बाद पढ़ लिख करके ट्रेंड होकर के जो बाहर आएंगे वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे और उनको प्रदेशों में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, हर जगह एक अलग उनको कहीं न कहीं समायोजन उनका हो जाएगा। नहीं, धान 15 जून से लगाने की सरकार की तरफ से इजाज़त है और पानी की कमी की वजह से हम किसानों से प्रार्थना करते हैं कि 15 जून से पहले धान ना लगाएं। और वैसे हमने मेरा पानी मेरा विरासत के स्कीम बनाई है कि जो किसान धान को छोड़ करके दूसरी फसल लगाएगा उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ इंसेंटिव का हम देंगे। और इस स्कीम का लाख के आसपास एकड़ में पिछले साल भी फ़ायदा लोगों ने उठाया है। और हमारे स्कीम में यहाँ तक है कि धान ना बोएं, खाली भी छोड़े तो उसको भी हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ के देंगे। और जो लोग दूसरी विधि से धान लगाते हैं, डीएसआर विधि से, डायरेक्ट सीडिंग बीज से धान लगाते हैं, उनको भी हम 4,000 रुपये प्रति एकड़ का इंसेंटिव देते हैं। और दक्षिण हरियाणा के जो किसान हैं जो दालों की खेती करें, मूंगफली की खेती करें, उनको भी हम 4,000 रुपये प्रति एकड़ का इंसेंटिव देने की हमारी सरकार। और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें जो कि फरीदाबाद से आ रही है। इससे पहले भी ये जानकारी हमने आपको दी थी, जहां पर आपको बता दें कि 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार हुआ है। नगर निगम तोड़फोड़ विभाग का क्लर्क गिरफ्तार हुआ है। क्लर्क योगेश 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। विजिलेंस टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। संजय, दीजिए पूरी जानकारी, किस तरीके से ये रिश्वत ली जा रही थी और किसकी एवज में?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मामला है ये एक बिल्डिंग बनाने का है जो कि बिना नक्शा पास किए हुए बनाई जा रही थी, और इसके एवज में जो एसडीओ, जेई और ये क्लर्क है ये लगातार रिश्वत की मांग कर रहे थे। जो ये शिकायत करता है इसने पहले भी आरोप लगाए थे और उनको पैसे भी इन्होंने कुछ पहले पहुंचा दिए थे, लेकिन बार बार अधिकारी दोबारा उन पर तोड़ने का दबाव बनाकर और पैसे वसूली की मांग कर रहे थे। तो तब परेशान होकर शिकायत करते हैं, इसकी शिकायत विजिलेंस को कर दी, जिसके चलते कल विजिलेंस ने जाल बिछाकर इस क्लर्क को तो गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक पत्रकार का नाम भी बताया जा रहा है जो कि अभी फरार है, और जेई और एसडीओ भी अभी गायब बताए जा रहे हैं। लेकिन विजिलेंस के अधिकारियों से जब हमने बात की तो ऑन कैमरा वो बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना था कि जितने भी आरोपी इसमें हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी लेकिन संजय, जिस तरीके से आपने बताया कि एक पत्रकार का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, तो क्या कहना है विजिलेंस का, पत्रकार की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? जी बिल्कुल, अभी वो फरार है, अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन जो नीचे के जो पुलिसकर्मी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि इसमें एक पत्रकार दलाली कर रहा था, जो कि क्लर्क और शिकायत करता है उसके बीच में कड़ी बना हुआ था। और इस तरीके के जो मामले हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पहला मामला नहीं है। नगर निगम फरीदाबाद में भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे और समय समय पर विजिलेंस कार्रवाई करके कई अधिकारियों को पकड़ भी चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये इस तरीके के मामले हैं निगम आयुक्त के जब संज्ञान में आते हैं, हालांकि वो भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो ये अधिकारी हैं ये रिश्वत लेने से बाज नहीं आते। जी बहुत धन्यवाद आपका संजय इस तमाम जानकारी के लिए। फतेहाबाद में नगर परिषद के चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। इस दौरान पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है और शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। इस मौके पर आपको बता दें कि डीएसपी सुभाष चंद्र और एसएचओ ने कहा है कि पूरे सिटी के अंदर फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। वहीं पोलिंग के समय पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। साथ ही कहा कि लोगों को जल्द ही हथियार जमा करवाने के लिए भी आदेश दे दिए गए। फ्लैग मार्च से जनता समझ ले कि चुनाव में कोई भी दिक्कत उनको नहीं आने दी जाएगी। जनता निडर होकर वोटिंग करे। निकाला जाएगा आज तो पूरे शहर फतेहाबाद के अंदर निकालेंगे, और जो है ना आगे रतिया के अंदर भी, टुहाना के अंदर भी, हर जगह निकाय चुनाव को लेकर ये तैयारियां की गई है जी। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा निकाय चुनाव के चुनावी महाकुंभ में सभी प्रत्याशी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार समाप्त होने के कुछ ही घंटे बचे और प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में नारनौल से निर्दलीय प्रत्याशी ममता शर्मा ने शक्ति प्रदर्शन कर बाजार से जुलूस निकाला। इस दौरान ममता शर्मा ने अपने समर्थन में वोट मांगने के लिए शहर के ऐतिहासिक आजाद चौक पर एक जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद वहां पर मौजूद हजारों समर्थकों के साथ रोड शो कर जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील भी की। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री कैलाश शर्मा भी मौजूद रहे और जनता से ममता शर्मा के लिए कैंची का बटन दबाकर वोटों की अपील करते नजर आए। आज हम सभी माताओं, भाइयों और बहनों ने बाजार में शक्ति प्रदर्शन किया और इतनी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में मुझे सभी अपनी माताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों का पूरा समर्थन मिला। तो सबसे पहले तो मैं अपनी माताओं, बहनों और बुजुर्गों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि जो आज जोश उन्होंने दिखाया 19 तारीख तक अपने इसी जोश को बरकरार रखें और कैंची के निशान पर बटन दबाकर अपनी। रतिया के मॉडल टाउन इलाके में सीवरेज समस्या को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। पिछले काफी समय से सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है और इसके कारण सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। इससे बीमारियां फैलने का डर भी है। वहीं वार्ड वासियों का कहना है कि अगर 2 दिन के अंदर उनकी सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो चुनावों का बहिष्कार करेंगे। वहीं सूचना मिलते ही एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह नगर पालिका और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत समाधान करने के आदेश भी जारी किए। ये हमारा वार्ड नंबर 10 है मॉडल टाउन का, जो सबसे चौड़ी सड़क है। इसमें सीवरेज ब्लॉक हो रहा है बुरी तरह से। 2 साल से ये समस्या है। सभी ऑफिसर्स को हमने इतला कर दी है, फोटो तक दिखा दिए हैं, एप्लीकेशन दे दी है। सभी जो यहाँ रह रहे हैं उन वासियों के साइन करा के, कोठी नंबर लिखवा के तब सब एप्लीकेशन दे दिए हैं। कोई कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। फैसला यही है कि ये अगर गवर्नमेंट ये 2 दिन के अंदर हमारा सीवरेज खुलवाती है तो हम इनको वोट डालने के बारे में सोचेंगे। तो नहीं बिल्कुल नहीं डालेंगे। 2 साल से चल रही है,
जब बारिश होती है तो जहाँ पर 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है, बिना बारिश के जहाँ दिन पर दिन डेली रोज की तरह यहाँ सीवरेज ओवरफ्लो होता है। अब फैसला क्या लिया? हमने यही फैसला लिया है कि जो 19 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं चेयरमैन के, यदि हमारा 1-2 दिन में ये समाधान नहीं हुआ तो हम एंटी गवर्नमेंट जाएंगे और सरकार के विरुद्ध वोट डालेंगे। नहीं अब कालांवाली में बीकेयू के बैनर तले किसानों ने इकट्ठा होकर उपमंडल अधिकारी उदय सिंह को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल खराब हुई फसलों का मुआवजा न मिलने को लेकर किसानों में रोष बना हुआ है। वहीं किसान नेताओं ने कहा है कि जो फसलें खेतों में खराब हुई थी उनका सर्वे हो गया है, लेकिन बीमा की मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि ओबीसी बैंक को सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया था, जिसके चलते उनकी मुआवजा राशि नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि बैंक और बीमा कंपनी के संबंधित कर्मचारी उनका फोन तक पिक नहीं कर रहे हैं। वहीं किसान नेताओं ने ज्ञापन देकर मुआवजा राशि दिलवाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर 24 तारीख से पहले राशि नहीं मिली तो वो सिरसा में उपायुक्त कार्यालय पर धरना देंगे। पैसा आया था हमारा, जो पैसा आया था वो पैसा हमारे को मिला नहीं, वापस बैंक बीमा कंपनी को वापस चला गया। उसी लिए हम आए थे। वो मैनेजर अपने एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपको पैसा वापस मंगवा के दे देंगे। उससे पहले ਅਸੀਂ मैनेजर साहब से मिले ਸੀਗੇ, ओबीसी आए थे। उन्होंने मैनेजर साहब ने भी सानू यही कहा कि पैसा ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ। साइबर सिटी गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नुपुर शर्मा के बयानों के समर्थन में प्रतीकात्मक मार्च निकालकर उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मौजूदा हालात को लेकर विरोध भी जताया। इस दौरान संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के प्रधान महावीर भारद्वाज ने कहा है कि जुमे की नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही कहा कि ओवैसी अपना डीएनए चेक कराए, उनके खून में किसी हिंदू का रक्त ही मिलेगा। जानकारी के मुताबिक हिंदू संगठनों ने नुपुर शर्मा के बयान को जायज करार दिया। नुपुर शर्मा के बयान के बाद उठी चिंगारी को देखते हुए अब हिंदू संगठन भी एकजुट हो गए। कुछ जिहादी जो हिंदुस्तान में अराजकता फैलाना चाहते हैं और उनकी मानसिकता शायद हो सकता जवाब दे दी गई हो। जो उन्होंने 10 दिनों से एक देश में तांडव मचा रखा है, जगह जगह पथरावबाजी है। नुपुर बहन शर्मा जो हमारी है उसके बारे में अनगढ़ बातें करते हैं, सामूहिक बलात्कार की बात करते हैं, उनके गर्दन कलम करने की बात करते हैं, उनके परिवार को खत्म करने की बात करते हैं। आज हम उन जिहादियों के विरोध के अंदर उनके ऊपर लगाम कसने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन उपायुक्त महोदय के नाम से आज सारे हिंदुस्तान में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए गए। बोर्ड का 12वीं कक्षा का परिणाम 87% से ऊपर रहा है। इन परिणामों में लड़कियों का परीक्षा परिणाम 90% से ज्यादा रहा, तो लड़कों का परीक्षा परिणाम 83% से ज्यादा रहा। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। 12वीं के रिजल्ट में प्रदेश की छोरियों का जलवा देखने को मिला है। परीक्षा परिणाम में लड़कियों का रिजल्ट परिणाम 90.51 तो लड़कों का परीक्षा परिणाम 83.96% रहा। वहीं कुल रिजल्ट 87.08% रहा। छात्रों के मुकाबले 6.55% ज्यादा छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। परीक्षा परिणामों की जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव कृष्ण कुमार ने बुधवार को शिक्षा बोर्ड में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 10वीं और 12वीं की शैक्षणिक और मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर रहा है। सायंकाल 5 बजे से प्रत्येक विद्यार्थी अपना विद्यालय या विद्यार्थी अपलोड कर सकेंगे। इस बार सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 30 मार्च से शुरू होकर के 17 अप्रैल तक चलेंगी और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 31 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक संचालित की जाएंगी। हरियाणा बोर्ड की 12वीं परीक्षाओं का आयोजन 30 मार्च से 29 अप्रैल तक किया गया था। वहीं कोरोना होने के चलते बोर्ड ने पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की थी।
इन परीक्षाओं में 40 अंक के ऑब्जेक्टिव और 40 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। 20 अंक अतिरिक्त मूल्यांकन के लिए रखे गए थे। हरियाणा बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट बुधवार शाम 5 से बोर्ड की वेबसाइट www.bsehorg.in पर उपलब्ध है। बारहवीं परीक्षा में 2,45,685 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 2,13,949 उत्तीर्ण हुए और 23,604 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। इस परीक्षा में राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता 85.46 और प्राइवेट विद्यालयों के पास प्रतिशतता 89.72 रही। रोहतक के निंदाना की काजल प्रदेश भर में 500 में से 498 अंक प्राप्त कर प्रथम, नरवाला की मुस्कान और पेहोवा की साक्षी दोनों छात्राओं ने 496 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। नारनौद हिसार की छात्रा श्रुति और खांबी पलवल की पूनम ने संयुक्त रूप से 495 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मेरा अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, मैं बहुत खुश भी हूँ और रिजल्ट टाइम पे भी आ गया। हम बहुत टाइम से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। आगे हम अब रिजल्ट आ गए तो अब DU में एडमिशन लेंगे और आगे मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा और इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है और रिजल्ट टाइम पे आ चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। 12वीं के रिजल्ट आने के बाद बोर्ड के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जगबीर मलिक ने हर खबर से भी बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों से वो बोर्ड के अध्यक्ष हैं और हर साल परीक्षा में छात्राएं ही बाजी मारती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है वो अगले साल मार्च में परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं नारनौद की छात्रा श्रुति लाठन ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 500 में से 495 अंक लाकर तीसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। इस मौके पर छात्राओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी है। जानकारी के मुताबिक श्रुति के पिता किसान हैं और माता मुकेश एक गृहिणी है। वहीं श्रुति ने 495 अंक हासिल करके ये साबित कर दिया है कि ग्रामीण अंचल के छात्रों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इस दौरान स्कूल के संचालक धर्मपाल यादव ने बताया कि स्कूल के अध्यापकों की मेहनत रंग ला रही है और स्कूल का पूरा मैनेजमेंट बधाई का पात्र है। पढ़ाई में लगातार और रोज जैसे जो टीचर काम देते थे वो डेली करना और फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा, टीचर्स का भी पूरा रहा। इसका टीचर्स को और पेरेंट्स को सर जो टीचर्स ने इतना अच्छा पढ़ाया है और तैयारी करवाई, टाइम टू टाइम प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी लेते थे, टेस्ट लेते थे और फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा सर। कभी एनवायरनमेंट अच्छा दिया। सभी बच्चे अच्छी तरह से पोजीशन लेवा, खूब पढ़ाई में मन लगाना जी। हमारी बेटी जिस तरह गांव का माहौल था फिर भी उसके बावजूद भी पढ़ाई में खूब मन लगा कर पढ़ा कर दीजिए। और अब खबर है पलवल से, जहां जिले की बेटी पूनम ने प्रदेश में 12वीं की परीक्षा के परिणामों में तीसरा स्थान पाकर नाम रोशन किया। पूनम 500 में से 495 अंक लेकर पूरे राज्य में तीसरे स्थान पर रही। कॉमर्स संकाय की इस छात्रा ने इंग्लिश और अकाउंट दोनों विषयों में 100 में से 100 अंक हासिल किए। जानकारी के मुताबिक पूनम बहुत ही साधारण परिवार से संबंध रखती है। उनके पिता एक किसान हैं जबकि मां गृहिणी है। पूनम ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अध्यापकों और अपने माता पिता को दिया है। बातचीत के दौरान पूनम ने भविष्य में सीए बनने का अपना लक्ष्य बताया। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन ने भी पूनम की तारीफ की और विद्यालय की तरफ से पूनम को 11,000 रुपए का पुरस्कार देने का ऐलान भी किया। साथ ही पूनम के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सर मैं BVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। टुडे आई प्रूव माई सेल्फ बिकॉज 10th में शायद कुछ रीजंस थे उनकी वजह से मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे। सो टुडे आई प्रूव माई सेल्फ कि उस टाइम पे मेरा फॉल्ट नहीं था। इट्स ऑल अबाउट लक, दैट्स इट सर। इसकी बड़ी बहन कहती थी, वो पढ़ाती थी उसे। बड़ी बहन ने हमेशा उसको कहा कि पढ़ाई में आगे करती रहे। तो अब आपकी बेटी 30 नंबर पर आई है, हरियाणा में अच्छा काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त किए।
तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि बेटी आगे बढ़कर क्या करेगी? अच्छी पढ़ाई करे और भी ज़्यादा। कोई आपने सपना सोचा हो बेटिया के लिए? बच्चे ही करेंगे जो भी कुछ करेंगे, हम तो नॉलेज ना है। बहुत ज़्यादा खुशी है जी, बिटिया ने नाम रोशन किया मेरा। बहुत मेहनत करती थी, रात दिन पढ़ती थी। मेरे पे कोई वैसा साधन नहीं है ड्यूटी का, जिम्मेदारी करता हूँ। छोटी खेती करता हूँ, थोड़ा सा खेत है। आपको उम्मीद थी कि आपकी बिटिया इस तरह से हाँ, नंबर ला सकती है? उम्मीद थी जी। 11-11, 12-12 बजे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परिणाम में फरीदाबाद जिला इस बार कोई बड़ी उपलब्धि लेकर नहीं आया, जिसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी मुनीश चौधरी नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले से परिणाम बेहतर आए हैं, लेकिन इतने अच्छे परिणाम भी नहीं है कि हम टॉप 3 में आए हों। अच्छे परिणाम के लिए मेहनत करेंगे और जो कमियां रह गई हैं उनको हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। आगे उन्होंने जिले के ओवरऑल रिजल्ट को लेकर बताया है कि हर बार की तरह इस बार लड़कियों ने लड़कों से बेहतर परिणाम दिए, जिसके चलते 87% लड़कियां पास आउट हैं और 80% लड़के पास ही। जिले में कुल 11,730 छात्र छात्राएं पास आउट हुए, जबकि 1,397 कंपार्टमेंट आई हैं और 740 छात्र छात्राएं फेल भी हुई। मैम, कल 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया, किस प्रकार देखने को मिला? रिजल्ट वैसे तो अच्छा है, इम्प्रूवमेंट है पहले से। हाँ जी, पर इतना भी अच्छा नहीं है कि हम उसमें टॉप 3 में हों। नीचे से 3 में हमारा रिजल्ट 84.59% रहा है। बात करें तो कंपार्टमेंट के कितने बच्चे? कंपार्टमेंट के हमारे 1397 बच्चे हैं और जो पास हैं क्लियर वो 11,000। वहीं बल्लभगढ़ में निगम की लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मानसून सर पर है और शहर के प्रमुख नाले गंदगी से अटे पड़े। लोगों का कहना है कि नाले की सफाई बीते 2 साल से नहीं हुई है। ऐसे में बारिश के समय नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ जाएगा और जलभराव के हालात बन जाएंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ये आदेश जारी कर चुके हैं कि नालों की साफ सफाई निगम की टीम लगाई जाए, जिससे मानसून में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन निगम के जेसीबी ड्राइवर का कहना है कि 2 दिन से नाले की सफाई की जा रही है, लेकिन निगम नालों की सफाई की जगह तोड़फोड़ पर इन जेसीबी को लगा रहा है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम नाले की साफ सफाई को लेकर कितना गंभीर है। देखो जी, जो मोहना रोड का नाला है ये पिछले पुराना बहुत 50 सालों की डिमांड थी लोगों की कि भाई ये नाला पक्का होना चाहिए, और नाले का काम मंत्री जी का आशीर्वाद से शुरू हुआ है और लगभग 70% काम पूरा हो गया है। पीछे जो गुप्ता होटल की पुलिया यहाँ तक मैं अभी देख के आया हूँ कि नाला पूरा वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ एरिया है जो नाला अधूरा है। और नाले की सफाई की बात है कि परसों से जेसीबी चल रही है। परसों भी मैं यहीं पे था, कल भी हम लोग यहीं पे थे और लगभग नाले की वहाँ से अपना आकाश सिन्हा हॉल से होती हुई और सफाई यहाँ तक पहुँच गई है। जैसा कि बारिश को मौसम को देख के मद्देनजर रखते हुए मंत्री जी का आदेश हुआ है कि नाले की सफाई तुरंत की जाए ताकि जलभराव की समस्या ना हो और कॉलोनियों में पानी उल्टा बहक ना हो। कम से कम 2-3 साल से तो मैंने देखा है, अभी तक नहीं सफाई हुई है। क्या कारण है? अब ये तो कम्प्लेक्स वाले ही बताएंगे। क्या आपने शिकायत की है कभी किसी को? शिकायत खूब करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। परेशानी कितनी हो रही है इससे? बहुत ज़्यादा। अब ये तमाम यहाँ सड़क नहीं बनती है, यहाँ मलबा निकाल कर फेंक जाते हैं और वो उठाते ही नहीं है, फिर वो दोबारा नाले में चला। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।